एज सीकर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सालों प्रिपेयर करते हैं हम असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स बहुत सारे देते हैं सो डैट हम इंटरव्यू तक पहुंच सके, और इस चीज़ के लिए हमने दशकों वेट किया होता है। बहुत सारी ऐसी स्टेट है जहां पर 10 साल के बाद, भाई 20 साल के बाद कोई इंटरव्यू आती है। कुछ स्टेट में तो 30-30 साल हो गए, भर्तियां हो ही नहीं रखी, नई भर्ती तो होती नहीं है। तो इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जब वैकेंसी निकलती है ना, अपने आप में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है उनके लिए जो टीचिंग लाइन में पढ़ाना चाहते हैं, कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो वो मौका इसको छोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने बहुत साल लगा दिए हैं, पीएचडी की है, नेट जेआरएफ की है, और पीछे पता नहीं कितने एग्जाम किए, स्कूलिंग, हायर एजुकेशन, कॉलेज, मास्टर्स, वो तो काउंट ही नहीं कर रहे। एंडलेस जर्नी जो है उनकी चलती ही रही है। और ये जब इंटरव्यू का मौका आता है ना, इससे आपकी जो एकेडमिक जर्नी अभी तक चल रही थी वो कंप्लीशन तक पहुंच जाएगी। इसलिए ये जो इंटरव्यू का राउंड होता है ना, आपके लिए जो आ रहा है, डोर ओपन कर रहा है, तो उसमें आपको कोई सेकंड चांस नहीं मिलने वाला है। 20-25 मिनट मिलेंगे, वहां पर आपने इंप्रेशन जमा दिया तो ये सारी एकेडमिक जर्नी को आप फाइनल मुकाम पर पहुंचा दोगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। अब इंटरव्यू के पैनल के बारे में ना कुछ चीज़ें हमें समझनी होती है कि जो पैनल बैठते हैं वो क्या चीज़ें समझते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, क्या थिंकिंग है, उन्होंने आपसे क्या क्या पूछते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। पहली चीज़ ये है कि वो पॉलिटिकल साइंस जानते हैं भाई, कि आप पढ़े लिखे हो, आपने मास्टर्स की है, ग्रेजुएशन की है, सीवी उनके पास होता है, नेट जेआरएफ की है, कुछ लोगों ने पीएचडी की है, उनको पता है पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट आपको पता है, नॉलेज होगी। उससे भी ज़्यादा इंटरव्यू पैनल इंटरेस्टेड होता है बहुत सारी चीज़ें समझने में। वो मेमोराइजेशन वाली चीज़ें नहीं पूछेगा, वो नेट की तरह ये थोड़ी ना पूछेगा कि वो 4 बुक्स देगा आपको कार्ल मार्क्स की, वो कहेगा कि बेटा आप इनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाकर दिखा दीजिए तो आपको हम रख लेंगे। नहीं, वो ऐसे नहीं पूछने वाला है, वो कंसेप्चुअल चीज़ों को लेकर पूछने वाला है, उससे सब्जेक्ट का पता चलेगा। यहाँ पर एक वर्ड है जिसको मैंने हाईलाइट किया, वो है पैडागॉगिकल प्रेजेंस। अब इसका मतलब समझिए, वो जानना चाहता है आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज है, ठीक है, अब उसको प्रेजेंट कैसे कर पा रहे हो, समझा कैसे पा रहे हो, टीच कैसे कर पा रहे हो, आपका एक्सप्लेनेशन क्या है, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है उस चीज़ को समझाने में, ये सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। तो सब्जेक्ट नॉलेज तो देखी जाती है, लेकिन आपकी टीचिंग पोटेंशियल भी उतनी ज़्यादा देखी जाती है। क्लासरूम को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, नोटी स्टूडेंट्स को कितना कर पाओगे, प्रेशर वाले क्वेश्चन जब स्टूडेंट्स से आएंगे, एकदम से स्टूडेंट खड़े होकर पूछ रहे हैं तो उसको आप जवाब कैसे देते हो, अगर आपको नहीं पता तो कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि इंटरव्यू चाहेगा, इंटरव्यूअर यही चाहता है कि आप, अगर मैंने 10 क्वेश्चन पूछे, 10 के 10 आंसर ना दो, कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पर ये फंसे, यहां पर इसको आंसर ना आता हो, और मैं देखना चाहता हूं कि ये रिएक्ट कैसे करेगा। इसीलिए कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल थ्योरीज की क्लैरिटी और आप में जो कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीज़ें का ध्यान उसने देना है। अब इवैल्यूएटर की चेकलिस्ट समझ लो कि उसने क्या क्या देखना है जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, तो उसी चीज़ पे ये डिसाइड होगा कि आप वो चेकलिस्ट पास कर पा रहे हो नहीं। पहली चीज़ ये है, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप देखेंगे कि अगर कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ है, फिलोसफिकल आइडिया है, कोई थ्योरीज है, उनको आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो, या आप एक वर्ड बोलते हो या एक लाइन बोलते हो, एक ही स्टेटमेंट दे रहे हो, आपको वो कॉम्प्लेक्स आइडिया स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करना आ रहा है जो पूछा क्या है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ भाई पावर क्या है, क्योंकि आपने पॉलिटिकल थ्योरी बताया था कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो पावर का पूछ लिया गया। ठीक है जी, आपने पावर की ना कोई डेफिनेशन उठाकर दे दी, हो सकता है आप रॉबर्ट डॉल या मैक्स वेबर की कुछ याद करके गए हो, वो आपको बता दिया, तो फिर उससे आपसे और क्वेश्चन पूछेंगे जाएंगे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को देखते हुए। अगर आपने आंसर किया, अगर आपने पावर का सोचिए आंसर ही नहीं किया है, तो भाई फिर आपसे वो क्वेश्चन चेंज कर देगा, वो कहेगा कुछ और पूछ लेते हैं, नहीं आता इनको ये चीज़, तो और पूछेगा, और उसके जो लीडिंग क्वेश्चन होंगे फिर वो आपसे पूछे जाएंगे। इसके साथ अगर जिन्होंने पीएचडी की है, रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको रिसर्च के बारे में, उनके टॉपिक पे बारे में, उनकी मैथडोलॉजी के बारे में, पीएचडी के बारे में भी यस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जिन्होंने एम और नेट ही किया है और उसके बाद सीधा इंटरव्यू में अपेयर हो रहे हैं, उनसे रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पीएचडी वालों के पास जरूर पूछे जाएंगे। एकेडमिक ऑनेस्टी के बारे में वैल्यूएटर जरूर देखता है। मैंने कहा है ना, वो 10 क्वेश्चन पूछेगा, वो चाहेगा कहीं ना कहीं एक आधे क्वेश्चन में आप फंसो, और देखते हैं आप कैसे रिएक्ट करते हैं। क्लासरूम में भी आपसे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे, हो सकता है आपको आंसर नहीं आता, वहां पर कैसे रिएक्ट करते हो ये देखना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पर ब्लंट नो कह देते हैं या कह देते हैं वी हैव नो आइडिया अबाउट इट, तो वहां पर ऐसे आंसर्स नहीं देने हैं। अगर आपको आंसर नहीं भी आता तो पोलाइटली आपने कहना है कि इसके बारे में अगर आपने पढ़ा है बताइए पढ़ा है,
लेकिन आपको याद नहीं आ रहा, आप कहो कि मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन याद नहीं आ रहा है। लेकिन ब्लफ भी नहीं करना है, क्योंकि आपके चेहरे पर लिखा आ जाएगा, एक्सप्रेशन दिख जाएंगे। तो एकेडमिक ऑनेस्टी बनाकर रखनी है। नो सीधा नहीं बोलना है, पोलाइटली वे में बोलना है, र्यूड होकर नहीं बोलना है कि अगर आपको कोई जवाब नहीं आता। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत देखा जाएगा। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हो, ये तो आपका तुरंत देखा जाएगा, वहाँ से ही प्रेजेंस ऑफ माइंड पता चलेगा। बॉडी लैंग्वेज की आपका रीड करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि स्पेशल कोई बंदा बैठाया हो कि बॉडी लैंग्वेज अच्छे से देखे, साफ दिख जाता है, ह्यूमन नेचर है। आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, आप कितना नर्वस हो, कितना डरे हुए हो। याद रखना, आपकी नर्वसनेस, आपका जो डर है, थोड़ी सी घबराहट है, वो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि इतना तो होता ही है इंटरव्यू में। लेकिन उसके अलावा बहुत ज़्यादा आप सीधे नहीं बैठ पा रहे हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आपका पोस्चर सीधा नहीं है, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है। और आपके हैंड जेस्चर्स की मूवमेंट वो कैसे आ रही है, वो कॉन्फिडेंट से आ रही है कि वो ज़्यादा ही घूम रहे हैं इधर उधर। आपकी आइज़ की मूवमेंट को देखा जाएगा। इनफैक्ट बॉडी लैंग्वेज के साथ ना एक और लैंग्वेज जोड़ लो, वॉइस लैंग्वेज। तो वो वॉइस लैंग्वेज भी देखते हैं, डिलीवर करने का, बात करने का तरीका, अपनी बात रखने का तरीका, कोई कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका। जैसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स में ही ओवरऑल काउंट कर लेते हैं, लेकिन वॉइस आपकी बहुत मैटर कर रही है। दबी दबी कितनी है, कितनी खिलकर आ रही है, कितने अच्छे से आप बोल पा रहे हो। वॉइस लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। आपकी सिर्फ नॉलेज मैटर नहीं करती है। इसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो अपॉइंटमेंट आपके हाथ से लेकर जा सकती है, किसी और को मिल जाएगी अगर आप ऐसी मिस्टेक्स करोगे। ब्रिलियंट से ब्रिलियंट स्कॉलर्स, बहुत अच्छे पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छी डिग्री है, नेट जेआरएफ है, रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखे हैं, अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन इंटरव्यूज़ के टाइम पर फुस हो जाता है काम, बहुत सारी चीज़ों की वजह से। पहली चीज़ फुस होती है भाई, ज़्यादा ही इंटेलेक्चुअल चीज़ें अगर आप दिखाने लगते हो, जार्गन यूज़ करने लगते हो, डिफ़िकल्ट वोकैब को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा दिखा रहे हो कि मैं तो हाईली एकेडमिकली ओरिएंटेड पर्सन हूँ, मेरे इंटेलेक्ट का लेवल तो ऐसा है, तो वो सारी चीज़ें दिखने लगती है। जब आप फालतू के एकेडमिक जार्गन, डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करोगे, जो टर्मिनोलॉजी है सब्जेक्ट की वो तो यूज़ करोगे, वो वर्ड यूज़ करने हैं, लेकिन जार्गन ज़्यादा अवॉइड करो। सिंपलिस्टिक वे में अपना आंसर देने की कोशिश करने। वर्डली एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं देनी, आपने जो चीज़ पूछी गई है उसको जल्दी आपने आंसर कॉन्साइज लेवल पर देना है, सो डैट कैरी फॉरवर्ड हो जाए उस क्वेश्चन के साथ। ओवरली एक्सप्लेन करते रहोगे कुछ चीज़ों को तो अटेंशन गवा बैठ दोगे इंटरव्यूअर को, उन्हें लगेगा कैंडिडेट इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, चलो किसी और को बुलाते हैं। अनप्रिपेयर्ड डिफेंस से बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है। सीवी में क्या क्या लिखा है, पीएचडी का थीसिस जो है उसके बारे में पूरी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर वो जानकारी नहीं है, उसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया और आपने कोई चीज़ जस्टिफाई नहीं कर पाए, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए उस चीज़ को, आप रेड फ्लैग हो उनके लिए। फिर उसके बाद के जो क्वेश्चन आएंगे वो फॉर्मेलिटी हो जाएगी, उनको लगेगा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें जो है इनसे अब पूछनी चाहिए या ढंग से पूछनी चाहिए, वो अपना इंटरेस्ट वहीं पर ही खो बैठते हैं। ब्रिजेस जो है आपने वो कवर करने हैं अच्छे से। पास्ट इंस्टीट्यूशन, पास्ट गाइड, सुपरवाइज़र के साथ कभी भी किसी चीज़ को ब्लंट वे में क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, वो आपका नेगेटिव एटीट्यूड दिखाता है, पॉजिटिव नहीं। शो योर पॉजिटिव एटीट्यूड, हर चीज़ आपने पॉजिटिवली ली है, कुछ ना कुछ लर्निंग्स लेकर निकले हो। कभी कभी ये चीज़ें देखने के लिए ना आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, बीजेपी के बारे में अपनी ओपिनियन बताओ, पार्टी के बारे में या कांग्रेस के बारे में बताओ, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपने पम्मी आंटी या गुप्ता अंकल वाले आंसर नहीं देने, आई हेट बीजेपी, आई हेट कांग्रेस, ऐसे नहीं कहना। तो वहाँ पर आपने एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट जैसे आंसर देने हैं। तो अपने आंसर वेल फ्रेम्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो है लेकर आने हैं, वो तरीके बताए जाएंगे, सारी चीज़ें हम समझेंगे। कंटेम्प्रेरी रियलिटी के साथ भी आपने बहुत सारी चीज़ें जोड़कर बताते हो तो ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं। देखिए आपने पूछा उन्होंने भाई कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, आपने कहा मेरा जी पॉलिटिकल थॉट है जी, ठीक है जी पॉलिटिकल थॉट है। अब जो कॉन्सेप्ट्स आपसे होंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के, उसको आपने मॉडर्न गवर्नेंस के साथ जरूर अलाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जेएस मिल की बात कर रहे हो, कोई जेएस मिल का क्वेश्चन आ गया है, रिप्रेजेंटेशन की आ गई है बात, है ना, वोटिंग की बात आ गई है, प्लूरल वोटिंग की बात आ गई है, और एजुकेशन को लेकर उन्होंने जो जो चीज़ें कही है, लिबर्टी की कही है, उसको आज के टाइम के साथ, टुडे कॉन्टेक्स्ट में, करंट के साथ जरूर
जोड़कर आपको आना चाहिए। अगर नहीं आएगा ना, कभी कभी आपको ज़बरदस्ती फंसाया जाता है इसी चीज़ को लेकर कि आप जो है करंट सिनेरियो के साथ वो थ्योरी को कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो। कोई ना कोई करंट अफेयर से सिचुएशन दे दी जाएगी। रेवोल्यूशन प्रोटेस्ट की थ्योरी मान लो अरिस्टोटल की पूछ ली गई, आपने वो सारी चीज़ें बताई, तो हो सकता है आज का जंतर मंतर का प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं वो पूछ लिए जाए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें कनेक्ट करने के लिए ज़रूर आपको फोर्स किया जाता है। डोमेन नंबर सेकंड, इंटरनेशनल रिलेशन के कैसे क्वेश्चन जो है होते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है इसमें पूछी जाती है। आईआर के बारे में ना कभी कभी इंटरव्यूअर ये करते हैं कि वो आपसे कॉन्सेप्ट से और थ्योरी से बड़ी चीज़ें पूछना चाहते हैं। उनको फैक्ट से ज़्यादा इतना मतलब नहीं होता है कि बताओ ये ट्रीटी कब साइन हुई, वो कब साइन हुई। ये एंड नेट के पेपर में आपसे ज़रूर पूछते हैं। इंटरव्यूअर पूछता है जैसे रियलिज्म की थ्योरी चल रही होगी, आपसे पूछ लेगा यार ये डिफेंसिव और ऑफेंसिव रियलिज्म क्या है, मतलब ये किसने आइडिया दिया। हो सकता है एक थोड़ा बहुत फैक्ट भी पूछ ले और समझाओ, हमें थोड़ा मीनिंग समझाओ। तो आप मर्शाइमर के उस आइडिया को समझाने लगोगे, केनेथ वाल्स को समझाने लगोगे। ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाना। और आपको इंटरनेशनल रिलेशन में याद रखना, जिन लोगों ने भी ये कहना है कि ये मेरा है सब्जेक्ट, इसमें है मेरी एक्सपर्टीज या मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, आप मुझसे इससे क्वेश्चन पूछिए। जब इंटरव्यूअर पूछता है तो करंट अफेयर्स तो आपके बहुत सॉलिड होनी चाहिए। करंट अफेयर्स पता क्या होता है, ये 1-2 महीने की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। 4-5 साल या 10 साल के जो इवेंट्स होते हैं ना, उनको आपने अच्छे से कवर करके जाना होता है। आपको पता हो कि क्या क्या चीज़ें हुई है। ईरान कन्फ्लिक्ट तो रिसेंट चल रहे हैं, वो तो आपको पता होगा। इनमें से कुछ चीज़ें पूछ ली जाएगी। रीजनल लेवल पर आपको जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, किसके चल रहे हैं, किसकी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात आती है, इंडियन पॉलिटी की आप बात करोगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें वो आपको ये पूछ लेंगे। आपको रिसेंट कोई अमेंडमेंट हुई है उसके बारे में पूछ लिया, कोई रिसेंट इवेंट हो रहा है, कोई बिल आया, कोई चर्चा में चीज़ें चल रही है, एसआईआर एक्टिविटी होगी उसके बारे में, इलेक्शंस के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें जो है पूछी जा सकती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी फैक्चुअल नॉलेज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी रैंडम कुछ फंडामेंटल राइट्स या आर्टिकल से कुछ चीज़ें पूछ ली जाएगी और नंबर भी पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट शेड्यूल भी पूछा जा सकता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपने कहा ना मेरा फेवरेट है, तो उसमें फैक्चुअल नॉलेज अच्छी खासी बिल्ड करके जाना, क्योंकि वो सारे फैक्ट्स पर आधारित होती है, उसमें आप गलत नहीं चीज़ें कह सकते हो। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो उसको आप देखेंगे कि नॉलेज को आप कैसे समझ रहे हो। कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट के जज के केसेस जो होते हैं उसके साथ आपको करने के लिए कहा जाएगा। एक चीज़ मैंने और नोट की है कि उसके बारे में ध्यान रख के जाना, क्योंकि हायर एजुकेशन की इंटरव्यूज़ है ना, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है कि क्या स्ट्रक्चर चल रही है। अगर इसके बारे में थोड़े बहुत एक क्वेश्चन पूछने चाहे तो पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने ना अपने टाइम पर एमफिल की होती है, फिर उसके बाद एमफिल डिस्कार्ड कर दी गई है। वो चीज़ें जो बीए की स्ट्रक्चर है, ठीक है, पहले 3 साल होती थी, अब बदल गई है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछने के चांसेस हो सकते हैं। इनफैक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो आपकी ओपिनियन है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। डिपेंड करता है कि डिस्कशन किस और जा रही है। तो जब आपने अब पढ़ाना है ना, टीच करना है, तो ग्रेजुएट स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ाना है, प्रोफेसर की तरह पढ़ाना है। और पैडागोगी भाई अपनी क्लियर करके जाना है, टीचिंग मेथड्स, अपनी सारी चीज़ें ये सब क्लियर करके जाना है। एक डेमो लेक्चर प्रिपेयर करना है, और अगर वहाँ पर बोर्ड है इंटरव्यू के टाइम पर, तो बोर्ड पे आपको लिखकर चीज़ें दिखाकर समझानी होगी। और लिखना सिर्फ टाइटल और डेट नहीं होता है, और डे क्या है, इतना काम नहीं करके आना है। मैंने ये पिक्चर लगा दी आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो ना, फ्लो चार्ट बन रखे हैं, माइंड मैपिंग हो रखी है। ऐसी चीज़ें अगर आप कर सकते हो तो इसका मतलब है आपको ना अपनी नॉलेज को विजुअली प्रेजेंट करना आता है, तो बोर्ड को अच्छा यूज़ करना आना चाहिए। फिर पैडागोगिकल स्ट्रक्चर पर काम करना है। मान लो आपने कोई लेक्चर प्रिपेयर कर लिया, जैसे आप आंसर राइटिंग में प्रिपेयर करते हो कि इंट्रोडक्शन होती है, बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है, वैसे ही आपके जो डेमो लेक्चर होगा उसकी भी एक इंट्रो होगी, एक बॉडी होगी, और फिर आप उसको कंक्लूड करोगे। वॉइस और एंगेजमेंट बहुत ही ध्यान से ये सारी चीज़ें जो है रखनी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिबर्टी का टॉपिक तैयार किया है, बर्लिन का कॉन्सेप्ट उसमें समझाने जा रहे हो कि वो लिबर्टी को 2 कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, एक है नेगेटिव लिबर्टी और एक है पॉजिटिव लिबर्टी। और इंटरेस्टिंगली ये चीज़ है कि वो नेगेटिव लिबर्टी को फेवर करते हैं और पॉजिटिव लिबर्टी को नहीं करते हैं। जिसके नाम में ही पॉजिटिव है उसको फेवर क्यों नहीं करते हैं बर्लिन, ये चीज़ देखनी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यों नहीं करते। तो वॉइस मॉड्यूलेशन का भी आपने ऐसे ध्यान रखना है।
और उनको एंगेज रखना है, ना कि आपकी एक रोबोटिक मैकेनिकल इमोशन लेस वॉइस नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर आपको लगता है कि कोई चीज़ इंटरेस्टिंग सी आ रही है, आपको अपनी एक्साइटमेंट शो करनी है, चेहरे पे हल्की सी स्माइल लेकर आनी है, ये सारी चीज़ें करनी है। आप लेक्चर दे रहे हो भाई, टीचिंग तो आपको करना आता है और आप टीच करो, मतलब आपको लगे कि मुझसे बेटर इंडिया में कोई टीचर ही नहीं है, उस लेवल का जाकर जो है आप टीच करो, टीचिंग में मगन और मस्त हो जाओ। आपको टीचिंग के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा कि आपको मौका मिल रहा है पढ़ाने का, ठीक है, और आपको सुन रहे हैं धुरंधर जो हैं, ठीक है, जो इंटरव्यू पैनलिस्ट हैं वो आपको सुन रहे हैं, वो मौका छोड़ना नहीं है, वो बड़ी बात है। टाइम लिमिट्स जो सब लोग ध्यान नहीं रखते हैं, डेमो लेक्चर प्रिपेयर करके आते हैं, करते क्या है ये लोग, ये ऐसे कर लेंगे कि लेक्चर कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। आपने हमेशा वो टॉपिक उठाना है जो आप 5 से 10 मिनट में कंप्लीट कर दो। शुरू इंट्रो से किया, बॉडी दी, कंक्लूजन दिया, सब कुछ करके आना है, ऐसा होना चाहिए। कभी कभी आपका ऐसा होगा कि आपका लेक्चर पूरा सुना ही नहीं जा रहा, बंद करवा दिया जाता है। पता क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कुछ खास नहीं है, क्या ही सुने अब इससे। एक चीज़ ये होती है, या फिर उन्हें लगता है कि पहले 2-3 मिनट ही इतने अच्छे गए हैं, बाकी का लेक्चर भी बहुत अच्छा ही जाएगा। 2-3 मिनट में कॉन्फिडेंस आ जाता है, अपना टाइम बचाने के लिए आपको कह देंगे कि ठीक है बेटा बस कीजिए। ये अब आपने देखना है कि वो आपका जब लेक्चर जा रहा था तो वो जो 2-3 मिनट में आपको जज किया गया वो पॉजिटिव वाला था या नेगेटिव वाला था, तो ये आपको तुरंत पता चल ही जाएगा, वो फील आ ही जाएगी। अब प्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज जो है ना आपकी, वो आपकी सिलेक्शन डिसाइड करेगी। ये लाइन याद रख लेना, सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज नहीं डिसाइड करेगी, प्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज डिसाइड करेगी। तो 15 से 20 मिनट की आपकी इंटरेक्शन लेने वाली है। नॉलेज उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉलेज डिलीवर कैसे की जा रही है, टीचिंग कैसे की जा रही है, यहाँ पर ही फाइनल सिलेक्शन होगा। सो प्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज ये एक कीवर्ड है, याद रख लेना किसी भी इंटरव्यू में प्रिपेयर होने के लिए। आपकी नॉलेज कितनी है सब्जेक्ट को लेकर, अगर आपको ये नहीं पता है, और अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे डिलीवर किया जाता है लेक्चर या कैसे प्रेजेंट करनी है नॉलेज, और आप कितने पानी में हो, तो उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर हम भी जो है एक 5 पिलर प्रेपरेशन प्रोग्राम आपके लिए लिए कर आए हैं, विच इज़ द मॉक इंटरव्यूज, जो आप हमारे साथ भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। जिसमें हमने ना इंटरव्यू के ना 2 राउंड रखे हैं। एक दिन बैठेंगे तो हम आपसे सब्जेक्ट नॉलेज चेक करेंगे कि आप अपने सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी रखते हो, ठीक, कॉन्सेप्ट आपके कितने क्लियर है, किन चीज़ों को आप कैसे समझते हो, देखते हो और प्रेजेंट कर रहे हो। ये राउंड 1 में हम सारी चीज़ें चेक करेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी प्रेजेंटेशन, डिलीवरी, कम्युनिकेशन स्किल। लेकिन इसके साथ राउंड 2 में हम बैठेंगे, यहाँ पर आपने अपना डेमो लेक्चर देना है हमें। डेमो लेक्चर में हम आपके टीचिंग स्किल्स को जो है वो जज करेंगे, और यहाँ पर जो आप डेमो लेक्चर दोगे आराम से इत्मीनान से अच्छे से सुनेंगे, पूरे 10 मिनट का मौका भी देंगे कि आप अपना लेक्चर अच्छे से डिलीवर कर पाओ, तो हम देखेंगे कि आपने कैसे डिलीवर किया। फिर इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप में नहीं होने वाली है, पर्सनलाइज्ड फीडबैक इसके साथ हम देने वाले हैं आपको। हर चीज़ बताएंगे आपके बारे में कि क्या है, रिटर्न में भी देंगे और ऑन द स्पॉट इंटरव्यू में भी देंगे, ये सारी चीज़ें बताएंगे। हाई प्रेशर क्रॉस क्वेश्चनिंग तो हम करेंगे ही करेंगे। सो प्रेशर आपका बिल्ड हो सके, प्रेशर में आप कैसे आंसर कर पाते हो ये पता चलेगा, क्योंकि रियल रूम जब इंटरव्यू में जाते हो ना, वो माहौल ही ऐसा होता है, प्रेशर अपने आप बिल्ड होने लगता है। तो यहाँ पर वो प्रेशर बिल्ड करने के लिए, वो रियल माहौल देने के लिए क्वेश्चन की क्रॉस चेकिंग ही ऐसे की जाएगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग ऐसे की जाएगी, प्रेशर आपको फील होने लगेगा। और मेंटरशिप एक्सपर्ट होगी, क्योंकि जो करंट असिस्टेंट प्रोफेसर है जिन्होंने खुद मॉक इंटरव्यूज निकाले और अब किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए या किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वही हमारे पैनलिस्ट होंगे और वो 1-to-1 आपको गाइड करेंगे कि ये जर्नी कैसे आपने तय करनी है, सो डैट आपकी फाइनल सिलेक्शन हो सके। एक चीज़ आप देखना कि हेजिटेशन और सिलेक्शन में बस इतना ही डिफरेंस होता है, जो प्रिपेयर करके नहीं ना गया मॉक इंटरव्यू में या अच्छे से तैयारी करके नहीं गया, उसको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। नर्वसनेस फेस करेगा, उसको लगेगा कि यार मुझे अच्छी खासी नॉलेज थी, मैं बोल ही नहीं पा रहा था, आंसर्स अनस्ट्रक्चर्ड थे, क्लियर नहीं थे। उसको ये नहीं पता चला कि उसने जो डेमो लेक्चर बनाया या उससे जो क्वेश्चनिंग हुई या जिस तरह के क्वेश्चन किए उसके आंसर दिए जा रहे थे, वो स्ट्रक्चर्ड कैसे किए जा रहे थे या कर पा रहा था या नहीं, ये भी नहीं उससे क्लियर होता है। इससे होता है अनएक्सपेक्टेड, जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है वो डीरेल हो जाता है, वो आंसर नहीं दे पाता है अच्छे से, और कोई और कैंडिडेट शायद फिर दे जाए आपके लिए। तो हमारा जो ये मॉक इंटरव्यू का सिलसिला रहेगा उसमें हम यही चाहते हैं
कि आप जब जाएं प्रिपेयर्ड होकर जाएं, ठीक है, थॉट्स आपके बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड हो जाए, आंसर सारे स्ट्रक्चर्ड हो जाए, वेल डिफाइंड चीज़ें हो जाए, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आपको मिल जाए कि ये चीज़ें जो है आपसे पूछी जा सकती है, आपके एरियाज़ में ये सारी चीज़ें होगी। कॉन्फिडेंस आप में है या नहीं, कितना है, कैसे उसको लेकर आना है, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक मेथड सिखाया जाएगा। वो ये है कि कन्वर्सेशन हमने इंटरव्यूअर को लीड नहीं करने देनी है, कन्वर्सेशन हम लीड करेंगे। अब ये कैसे हो सकता है? हम जब कोई आंसर दे रहे होंगे ना, तो हमने अपने स्ट्रक्चर्ड आंसर्स ऐसे बना रहे हैं कि क्वेश्चन जो फॉलोअप होगा उसी में से जो निकल कर आएगा, हमें पता वो कौन से कीवर्ड्स जो हैं उठाए जाएंगे और उसी से फॉलोअप क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो वही चीज़ों से हम लीड करते जाएंगे, फॉलोअप क्वेश्चन हमारे आंसर से ही उन्हें फर्दर मिलते जाएंगे। इस तरह से हम जब कन्वर्सेशन लीड करने लगेंगे ना, तो कॉन्फिडेंटली हम हर चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे और हम सिलेक्शन की ओर बढ़ते जाएंगे। अब इसके लिए हमें पैनलिस्ट जो रखे हैं उनको टाइम चाहिए। बहुत रिक्वेस्ट के बाद जो है ये मैं पैनलिस्ट क्रिएट कर पाया हूँ। तो उनके टाइम की अवेलेबिलिटी को देखते हुए ही ये स्लॉट्स जो है सबके लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रहेंगे। ये सिर्फ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम इसको लेकर आएंगे। तो जो अर्ली एनरोल हो जाएगा उसको ही ये स्लॉट मिलेगा। हम सबसे पहले उसकी इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और उसी को ही जो है सारा फीडबैक और हर चीज़ जो भी उनको चाहिए ज़रूरी वो सब दे देंगे। तो सिलेक्शन के लिए ये आपका पहला स्टेप है। अर्ली बर्ड के लिए अभी मॉक इंटरव्यूज़ में तैयारी करने के लिए एजू सीकर के साथ अगर आप एनरोल होना चाहते हो तो वो 50% ऑफ में दी जाएगी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है आपकी सिलेक्शन को लेकर, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है और वहाँ पर जाकर आप एनरोल कर सकते हो। एनरोल के बाद आपकी स्लॉट बुकिंग हो जाएगी, आप कर सकते हो और पैनलिस्ट तैयार रहेंगे आपको समझाने के लिए, गाइड करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज़ करने के लिए। आपको पूरा प्रेडिक्ट कर देंगे और आप वेल प्रिपेयर्ड होकर इंटरव्यू के रूम में एंटर करोगे। मिलते हैं आपको हमारे पैनलिस्ट के साथ। ये कंप्लीट प्रोग्राम ऑनलाइन जीमीट के थ्रू कंडक्ट करेंगे। बाकी की सारी डिटेल्स आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।